How are you all? I hope all is well. Please stay your home. एंड मैं फिर दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम होना है। तो अगस्त में जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस आपको पहले से ही पता है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 1 to 4 है। मीन्स जो आपका अप्रैल और मार्च अप्रैल और मई का जो सिलेबस है, मीन्स अप्रैल और मई में जो चैप्टर आपके कवर हुए हैं वही आपके अगस्त के एग्ज़ाम में आएंगे। जो PT1 एग्ज़ाम होना है उसमें सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, MCQ क्वेश्चन मींस ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि गूगल टेस्ट पे जो होगा, गूगल का जो ऐप है उस पे जो टेस्ट होता है उस पे MCQ ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 to 4 है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड। ठीक है, फॉर चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। वैसे मैं उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे हम स्ट्रेंथ को 100% इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मसल टोन ला सकते हैं, मसल्स की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं या मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, बट स्पीड को हम 5 या 10% ही इंक्रीज करते हैं। स्पीड को हम 5 या 10% ही इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्लास में भी पहले आपसे बात की होगी, जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है उसमें एक स्पीड कंपोनेंट्स हमारा ऐसा है जिसे हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ये आपने भी सुना होगा, जो स्पीड होती है बाय बर्थ होती है। जैसे आपने सुना होगा जो एथलीट होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, स्ट्रेंथ का क्या है, स्ट्रेंथ हम बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन देके या कुछ और देके, पर स्पीड बाय बर्थ होती है। थोड़ा बहुत रिएक्शन टाइम हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी का 100 मीटर 15 सेकंड में आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग जब उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो 100 मीटर 15 सेकंड में आ रहा है, तो ये नहीं कर सकते हम उसका हाफ कर दें कि 7.5 सेकंड में आने लगे। नहीं, यहाँ 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस होता है, वो भी बहुत टफ होता है। 1 या 2 सेकंड कम करना भी बहुत टफ होता है। तो स्पीड एक ऐसा कंपोनेंट है, हम इसे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, इस एबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए ये बात बोली जाती है जो एथलीट होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसका, सब हेडिंग है नर्वस सिस्टम एंड इट्स मोबिलिटी। देखिए, विदाउट नर्वस सिस्टम तो स्पीड होगी नहीं, क्योंकि आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे। अगर मैं एथलेटिक्स इवेंट की बात ना करूं, मैं नॉर्मल लाइफ की भी बात करूं, जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हम किसी बच्चे को कोई कमांड देते हैं, जैसे सपोज करो आपकी असेंबली चल रही है, तो कभी कभी दीक्षा मैम कमांड देती हैं कि सिट डाउन, तो उस सिट डाउन में बहुत बच्चे जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, मींस टाइमली रिएक्ट कर लेते हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं वो लेट रिएक्ट करते हैं। तो सारा डिपेंड करता है आपके रिएक्शन टाइम पे। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, आपके रिएक्शन टाइम में। या मैं बात करूं कि बहुत से पर्सन होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, लेजीनेस होते हैं या लेजी होते हैं, उनकी बात करूं तो उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो स्लो होता है। पर जो स्पीड, जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है या जो एथलीट होते हैं, आपने उनका कभी भी रिएक्शन टाइम देखा होगा, मींस विद इन ए सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में वो कमांड या रिएक्शन दिखा देते हैं अपना। जैसे मैं बात करूं, अगर आपका रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं है, किसी भी एथलीट का रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं है, तो 100 मीटर स्प्रिंट में क्या होता है। देखिए, 100 मीटर स्प्रिंट में सबसे पहले कौन सी एबिलिटी काम आती है हमारी, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं स्पीड के फेसेस होते हैं, स्पीड के फेसेस होते हैं। सबसे पहला फेसेस क्या है, रिएक्शन टाइम। सबसे पहला फेसेस क्या है, रिएक्शन टाइम। देखिए, जो अनट्रेन्ड एथलीट होते हैं और ट्रेन्ड एथलीट में क्या डिफरेंस होता है, आपने स्कूल में भी देखा होगा, एक्टिविटी होती है 100 मीटर 50 मीटर शटल रन, तो वहां कौन सी एबिलिटी काम आ रही है, रिएक्शन एबिलिटी काम आ रही है। तो यहाँ रिएक्शन एबिलिटी का क्या है, देखिए, अगर हम 100 मीटर या 100 मीटर या शटल रन स्टार्ट करते हैं तो विसलिंग करते हैं, सिंपल। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, गन शूट होता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, गन शूट होता है। और जो स्टार्टिंग करता है वो लाइन के साइड में खड़े रहते हैं। अब जो अनट्रेन्ड एथलीट होते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं।
मीन्स होना क्या चाहिए कि कानों से सुनना चाहिए और एकदम रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, कानों से सुनना चाहिए और एकदम रिएक्ट करना चाहिए। जो ट्रेंड एथलीट होते हैं वो सामने देखते रहते हैं कि सामने ट्रैक को देख रहे हैं बस। उन्हें सिग्नल मिला, गन शूट की आवाज आई, एकदम रिएक्ट किया, स्टार्ट रनिंग। बहुत से बच्चे सिग्नल मिलने के बाद में 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड खराब कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो ये जो स्टार्टिंग में सेकंड खराब होती है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है पूरा 100 मीटर में। यस या नो? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। टू जनरेट मोर स्पीड मसल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। देखिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसके बाद रिलैक्सेशन भी जरूरी है। ठीक है, एट मैक्सिमल स्पीड, स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन पे। ठीक है, मसल्स को ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं? मसल्स को मैसेज कहां से मिलते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में, नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ा था कि जितनी नर्व इंपल्स ज्यादा होंगी, मैक्सिमम होंगी, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां भी तो नर्व इंपल्स ही काम कर रहे हैं। सपोज करो ये रखा है, आप मुझे मैसेज आया कि मेरे अंदर थिंकिंग आई कि मुझे ये उठाना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैसेज गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दोबारा न्यूरॉन या ऑरन को मींस नर्व इंपल्स को मैसेज दिया, जो बैकबोन से आया, मैंने इस हाथ से उठा लिया। तो क्या रिएक्शन टाइम नहीं है? रिएक्शन टाइम ज्यादा नहीं लिया। अब बहुत से क्या है कि कोई चीज उठानी है, बहुत देर में उठेंगे, फिर उसे उठाने जाएंगे, तो वहां रिएक्शन टाइम बहुत कम है। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, दीज एक्शंस आर पॉसिबल व्हेन मोटर इंपल्स, जो मोटर इंपल्स है उन पे डिपेंड करता है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनिशिएट्स, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज करता है। जैसे हमने अभी लास्ट में बात करूं चैप्टर 4 पढ़ा था। चैप्टर 4 क्या था? डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर वाली कंडीशन थी। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर वाली कंडीशन थी। तो वहां सबसे बड़ी, अगर मैं मेंटल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम बताऊं तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी? उनके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाते थे वो प्रॉपर बॉडी पार्ट को नहीं पहुंच रहे थे, कि जिस मसल्स को वर्क करना है वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। तो यहाँ देखिए ये जो है मोटर इंपल्स या मोटर यूनिट्स हमारी काम कहाँ आ रही हैं? जैसे मैं बोलूं हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, उसमें भी ये वर्क करेंगे। कुछ वर्क होते हैं हम कंबाइन करते हैं, जैसे रनिंग में तो बहुत कंबाइंड वर्क हो रहा है, हैंड भी रोटेशन हो रहे हैं, लेग्स भी रोटेट हो रही हैं, ठीक है, आंखों से हम देख भी रहे हैं। तो ये कंबाइन वर्क में काम आते हैं। जैसे हमने रिएक्शन टाइम की बात की थी, एक सिंपल रिएक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। सिंपल रिएक्शन क्या है? हमें पहले से पता होता है कि हमें करना क्या है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट हमें रिएक्ट करना होता है। इमरजेंसी में कोई कंडीशन ऐसी आ गई है, हमें एकदम रिएक्ट करना होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल भी दिया था सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स का। सिंपल रिएक्शन क्या है? सपोज करो आप रेड लाइट से 50 मीटर पीछे हैं, आगे रेड लाइट हो रही है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? सिंपल होगा, आगे रेड लाइट है, हमें जाके स्टॉप होना है। कॉम्प्लेक्स में क्या है? ये लाइट ग्रीन हो गई है और आप यहां से स्टार्ट हुए मूविंग, बट कोई अदर साइड से रेड लाइट जंप करके आपके सामने आ गया, तो वो रिएक्शन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, सेकंड वन, कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर। देखिए मसल फाइबर सभी में आएगा, जैसे स्ट्रेंथ में आया था, अभी आपने स्ट्रेंथ में भी पढ़ा था मसल फाइबर के बारे में। स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर। हमारी बॉडी में 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं। द फाइबर्स कंटेन मैनी माइक्रो फाइबर्स, जो फाइबर्स में होते हैं वो कंटेन करते हैं मैनी माइक्रो फाइबर्स। ठीक है, मसल्स फाइबर हैव 2 टाइप्स, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। जैसे कि मैं बात कर रहा था स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहा था, अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हमारे पास कौन से फाइबर होंगे? फास्ट ट्विच फाइबर होंगे। क्यों होंगे फास्ट ट्विच फाइबर? जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, स्लो ट्विच फाइबर जो ये वर्क करते हैं या जो इनकी एक्टिविटी होती है इस टाइप की होती है, वर्क भी स्लो करेंगे और फटीग कंडीशन भी स्लो ही आती है। फास्ट ट्विच फाइबर, इनका वर्क फास्ट होता है, क्विकली करते हैं वर्क, और फटीग कंडीशन भी क्विकली आती है। फॉर एग्जाम्पल स्लो के लिए मैराथन रेस ले सकते हैं, फास्ट के लिए 100 और 200 मीटर ले सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे आरबीसी की मैं बात करूं, आरबीसी जिसकी बॉडी में ज्यादा होता है तो उसकी आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, मीन्स लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है, एरोबिक एक्टिविटी में काम आती है हमारी आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी जिसकी बॉडी में होगा, दो फायदे हैं डब्ल्यूबीसी के। एक तो जो भी किसी भी टाइप का वायरस हो या किसी भी टाइप की डिजीज हो उससे हमें डब्ल्यूबीसी ही बचाता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी की जो एक्टिविटी होती है वो एनारोबिक एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है, एनारोबिक एक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस देख लो, आरबीसी एरोबिक और डब्ल्यूबीसी एनारोबिक एक्टिविटी में काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपने सुना होगा, आप बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का स्पीड में क्या रोल है, बट विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आप जो आपकी मोशन है या मूवमेंट है आप उन्हें ग्रेसफुली नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप स्पीड फास्ट से या स्पीडली रनिंग नहीं कर सकते, क्विक रिएक्शन या क्विक मूवमेंट नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं, इट इज रेफर्ड एज ए रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड द जॉइंट, रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड द जॉइंट। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बॉल एंड सॉकेट की बात करता हूं तो ये जो रेंज है इसकी अराउंड द जॉइंट है, जो ये मूवमेंट कर रहा है अराउंड द जॉइंट है। जैसे कि आपने सुना होगा जॉइंट को कवर्ड कौन रखता है, लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है, वो जॉइंट को कवर्ड रखते हैं, जितनी उसकी रेंज है उसी रेंज को मूव होने देते हैं, वही रेंज मूवमेंट करने देते हैं, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देते हैं। अगर हम उससे ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो लिगामेंट क्रैक हो जाते हैं, लिगामेंट फट जाते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है। चलिए बात करते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, फीमेल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेल्स में कम होती है। चलिए हम बात करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बात की अभी फीमेल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, देखिए स्पोर्ट्स में योगा का भी यूज होता है। जो अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो डेली रूटीन वर्क में अपना डेली रूटीन जो होता है, डेली शेड्यूल होता है, उसमें योगा भी करते हैं। देखिए योगा का क्या एडवांटेज है, आप बोलेंगे आप फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड में क्या मैटर करती है, नहीं, इस फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत रोल है स्पीड में, ठीक है। जो हमारी स्लाइड होती है, ठीक है, जैसे एक फेस होता है स्टांस फेस, दूसरा है आपका स्विंग फेस। स्विंग फेस में जो आपकी लेग्स आगे की तरफ जाती है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्विंग होंगे, ठीक है, ज्यादा स्विंग होगी तो आपकी स्लाइड ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ये भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड द जॉइंट गिव्स मोर रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए इसमें भी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड द जॉइंट अगर ज्यादा मींस रेंज ज्यादा होती है अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई वेट लिफ्टर है या कोई WWE से है तो उनके आपने आर्म्स एंड शोल्डर देखे होंगे, ठीक है। आर्म्स एंड शोल्डर की बात करूं तो ये शोल्डर ब्लेड ज्यादा होता है, शोल्डर मसल्स ज्यादा होती है, ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उनकी मूवमेंट देखी होगी, कभी भी मूवमेंट वो ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम नॉर्मली ये मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे मींस प्रॉपर 360 नहीं होगी। आपने देखा होगा रनिंग में, रनिंग की जो मैकेनिकल एनालिसिस की बात करूं, रनिंग की जो मैं मैकेनिकल एनालिसिस की बात करूं तो क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। बेसिकली अगर हम चेक करें, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन रिएक्शन वाला वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आपने हैंड कोऑर्डिनेशन, हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन देखा होगा, आपने देखा होगा जब हम रनिंग करते हैं अगर हमारा राइट फीट आगे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन कर रहा है। जो ये हैंड मूवमेंट होती है इससे भी इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्पीड पे। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये हैंड मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी। हैंड मूवमेंट से क्या है, मींस ये एक्शन रिएक्शन, ये हैंड और लेग का एक्शन रिएक्शन चल रहा है, उतनी स्पीड से लेग आगे जाएगी जितनी स्पीड से आपका हाथ पीछे जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने शॉट पुट देखा होगा, जैवलिन थ्रो देखा होगा, एक हैंड है जिसमें हमने जैवलिन थ्रो ले रखा है, मींस मेन हैंड है, थ्रोइंग हैंड है। दूसरे हैंड का क्या रोल है, आपने कभी नोट किया हो दूसरे हैंड का क्या रोल है,
ये दूसरा हैंड जितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, ये जो है हमारा थ्रोइंग हैंड उतनी स्पीड से आगे की तरफ जाता है। ये नोट करा नहीं होगा आपने, नोट करेंगे तो पता पड़ेगा। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन लग रहा है, दोनों हाथों का यूज हो रहा है। जब हम रनिंग करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं। जैसे सपोज करो कोई, जैसे आपने मूवी देखी होगी पीके, पीके में क्या है, दोनों हाथ साइडवर्ड करके रनिंग करता है, तो वहां स्पीड नहीं आती है। यहाँ क्या है, दोनों हैंडों की मूवमेंट होती है। ये देखिए, ये मैकेनिकल एनालिसिस में ये दोनों मूवमेंट होती है, ये आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ठीक है, अपोजिट चलते हैं। ये सपोज करो मेरा लेफ्ट हैंड आगे है, तो क्या होगा, राइट लेग आगे होगी, ये अपोजिट चलते हैं, तो स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट है आपका फास्फोजीन्स स्टोरेज। अभी बात की थी हमने स्ट्रेंथ के लिए भी, फास्फोजीन स्टोरेज जो आपका एटीपी होता है, ब्रेक डाउन होता है एनर्जी। उसके बाद में मसल्स में फास्फोजीन स्टोरेज होता है। फास्फोजीन क्या काम करता है, फास्फोजीन हमें इमरजेंसी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है मसल्स को। जैसे मैं बात करूं 100 मीटर की, अब मैंने बात की थी कि 100 मीटर में तो एथलीट पहले से कार्बोहाइड्रेट रखता है या कुछ लिक्विड ड्रिंक रखता है कार्बोहाइड्रेट की, जो लॉन्ग टर्म एनर्जी दे। नहीं, ये एक एनारोबिक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, एनारोबिक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या है, ऑक्सीजन कंटिन्यू सप्लाई नहीं होती है। एनर्जी कब काम करती है, जब आपकी स्टोरेज होती है, जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। तो यहाँ किस टाइप की एनर्जी चाहिए आपको, जो मसल्स में स्टोर होती है। मसल्स में स्टोर कैसे होगी, मसल्स में स्टोर होगी ट्रेन्ड पर्सन के में। हम नॉर्मल पर्सन के मसल्स में फास्फोजिन स्टोरेज नहीं रहता है। ये किसके में स्टोर रहेगा, जो ट्रेन्ड पर्सन है, जो कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं 4-4, 5-5 साल से, उनकी मसल्स में फास्फोजिन स्टोरेज हो जाता है। स्पीड डिपेंड करती है फास्फोजिन स्टोरेज कितना है मसल्स में, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, टू एग्जिबिट स्पीड परफॉर्मेंस मसल्स नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। द अमाउंट ऑफ फास्फोजिन स्टोरेज इन द मसल डिटरमाइन द स्पीड मूवमेंट। अगर मसल्स में फास्फोजिन स्टोरेज नहीं रहेगा तो आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी। जो आपके पास स्टोरेज एनर्जी है वो 50 मीटर में एंड हो लेती है, और 50 मीटर के बाद में क्या है, स्पीड इंडोरेंस काम आता है हमारा। 50 मीटर के बाद क्या है, स्पीड इंडोरेंस। वर्ड क्यों बोला है मैंने, क्या होता है उस टाइम आपको फटीग कंडीशन आ जाएगी एथलीट को, और स्पीडली वर्क करना है, ठीक है। फटीग कंडीशन में स्पीडली वर्क कब कर पाएंगे, जब हमारी मसल्स में फास्फोजिन स्टोरेज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडोरेंस की, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन इंडोरेंस, ओके। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन इंडोरेंस। जैसा कि हमने पहले बात की थी स्पीड की, स्ट्रेंथ की, अब बात कर रहे हैं हम इंडोरेंस। इंडोरेंस जैसे आपको भी पता होगा, जो इंडोरेंस वाली एक्टिविटी होती है वो फटीग कंडीशन वाली एक्टिविटी होती है। मींस हमारी बॉडी फटीग कंडीशन में होती है हम जब भी वर्क करते रहते हैं कंटिन्यू, या लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है। यहाँ पर इंटेंसिटी हाई नहीं होती, इंटेंसिटी लो रहती है। पर कुछ गेम्स या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडोरेंस शॉर्ट टर्म भी यूज होता है। जैसे मैं बात करूं फुटबॉल है, हॉकी है, वहां शॉर्ट टर्म में इंडोरेंस यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंडोरेंस पे इफेक्ट डालते हैं। पहला है मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। फर्स्ट वन, मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। जैसे मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं, टाइडल वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है, आपके लंग्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे जो ट्रेंड एथलीट होते हैं, नॉर्मल की बात करूं मैं, नॉर्मल पर्सन की बात करूं, तो नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो एक ब्रेथ जो हम एक बार इनहेल करते हैं 550 ml to 650 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन नहीं, एयर इनटेक कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग होगी। बट जो ट्रेंड एथलीट होते हैं उनकी टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी, 750 ml, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की बात करिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम रेफर्स टू द हाईएस्ट रेट at which oxygen can be taken up and consumed by the body during intense exercise। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है या जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो कम हो जाती है।
नॉर्मली अगर हम बैठे हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई हो रही है, प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं, पर जब हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने देखा हुआ हम स्टार्टिंग में नोज से एयर ले रहे हैं कि जब हम रनिंग करते हैं, थोड़ी देर में बाद में क्या होता है, फटीग कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम माउथ से एयर लेने लगते हैं। तो जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैसे इंडोरेंस की जो एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, कुछ गेम्स में वो शॉर्ट टर्म यूज हो रही है। शॉर्ट टर्म मीन्स शॉर्ट टर्म में हमें स्पीड और स्ट्रेंथ भी ज्यादा लगानी पड़ रही है, ठीक है। डिपेंड किस में कर रहा है, द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, मीन्स एनर्जी ब्रेकडाउन पे कर रहा है, जो एटीपी होता है हमारा उस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन या एनर्जी की बात की है, क्योंकि आपको भी पता है मसल्स वर्क कब करती हैं, जब उन्हें कंटिन्यू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मीन्स आपका एटीपी पे डिपेंड करती है, एटीपी में ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलने से इफेक्ट पड़ता है आपकी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पे, मैक्सिमम ऑक्सीजन जब हम अपटेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी डिफ्यूजन। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ lungs is to transfer oxygen from the atmosphere to the blood and the removal of carbon dioxide। आपने भी पता होगा, देखा होगा, जैसे गैसेज एक्सचेंज होती हैं, गैसेज एक्सचेंज कहाँ पर होती हैं, लंग्स में होती हैं। जैसे सपोज करो कि बॉडी से ब्लड आया, इनप्योर ब्लड कहाँ पर आता है, हार्ट में आएगा, ठीक है। हार्ट में आने के बाद में क्या है, वो लंग्स में जाता है। जो ब्लड आपका इनप्योर आता है बॉडी से वापस, वो पहले आपके हार्ट के चैम्बर में आएगा, हार्ट के चैम्बर से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होंगी। गैसेज एक्सचेंज कैसे होंगी, जो इनप्योर ब्लड होगा या डीऑक्सीनेट ब्लड होगा, डीऑक्सीनेट ब्लड में क्या है, CO2 की परसेंटेज ज्यादा होगी, और डीऑक्सीनेट ब्लड में क्या है, CO2 ज्यादा होगा। तो लंग्स क्या करेगा, उसका CO2 निकाल के उसमें O2 ऐड करता है। जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को कहाँ ऐड कर रहा है, ब्लड में ऐड कर रहा है। फिर वो लेफ्ट चैम्बर में आएगा, आपके हार्ट के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। लेफ्ट चैम्बर में आने के बाद में क्या है, वो बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है। पल्मोनरी से सप्लाई होता है बॉडी में, ठीक है, अरोटा से सप्लाई होता है, ठीक है। तो वहां से प्योर ब्लड हम बॉडी को देते हैं, ठीक है। तो लंग्स का भी यहाँ कंबाइंड वर्क है। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं हम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, लंग्स और हार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों, विदाउट लंग्स हम मीन्स अगर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी, परसेंटेज कम होगी, तो मसल्स फटीग कंडीशन जल्दी आती है। मसल्स फटीग कंडीशन जल्दी आएगी तो आप कोई भी एक्टिविटी लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम द बॉडी, pulmonary diffusion is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and blood। जैसे 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं लंग्स में जाके। हमने पूरे हार्ट के चैम्बर बनाए थे, फिर 2 टाइप की सर्कुलेशन थी, एक आपकी, तो सर्कुलेशन से हमें समझ में आ रहा था कि पहले लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, पल्मोनरी डिफ्यूजन अगर अच्छा नहीं है किसी प्लेयर का, अगर गैसेज एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो रही है, देखिए कुछ चीज होती है, जैसे मैं बात करूं, हमने पढ़ा था वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। सेकंड वन होती है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी होती है वो अपने आप वर्क करती है, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। थर्ड वन है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहाँ यूज होती है, आपकी हार्ट में यूज होती है, वो अपना वर्क खुद करती है। ऐसी लंग्स को सीधी कमांड मिलती है ब्रेन से। लंग्स और हार्ट का सीधा कांटेक्ट होता है ब्रेन से। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट देख के वो उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी चेंज करता रहता है। जिस टाइप की उसे एक्टिविटी की जरूरत होती है लंग्स या हार्ट को, उसी टाइप की एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ब्रेन। ऐसे सिस्टम होता है ब्रेन का डायरेक्ट। अगर देखिए कोई एक्टिविटी ज्यादा मीन्स हार्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग लंग्स वर्क करता है। अगर एक्टिविटी ज्यादा मीन्स लो है, कोई ज्यादा हार्ड टास्क नहीं लग रहा है, तो वो नॉर्मली वर्क करेगा। अगर हार्ड होगी तो वो अपना वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं। फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज द वर्किंग मसल्स डिमांड कंसिडरेबली मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए, मसल वर्क कब करती है, जब उन्हें ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। विदाउट ऑक्सीजन, देखिए
अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मसल्स को तो क्या होता है, आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मसल्स में जमने लगता है। जब मसल्स में लैक्टिक एसिड जमने लगता है तो क्या होता है, मसल्स में पेन स्टार्ट होता है और फटीग कंडीशन जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मसल्स को वर्क करने में। द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। आपको भी पता है ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स ब्लड के थ्रू होता है। यहाँ आरबीसी भी काम आ रहा है। क्या काम आएगा यहाँ पर, आरबीसी काम आएगा। आरबीसी क्यों काम आएगा, क्योंकि आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। रेगुलर एंड इंटेंस इंडोरेंस ट्रेनिंग इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को कौन इंक्रीज कर रहा है, रेगुलर ट्रेनिंग। इंडोरेंस की जो ट्रेनिंग करते हैं वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। दिस डिटरमाइंस द इंडोरेंस ऑफ पर्सन। देखिए आपने भी देखा होगा, जो इंडोरेंस, अगर इंडोरेंस हमें इंक्रीज करना है तो हम लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मीन्स जो हमारी एक्टिविटी होती है उसका टाइम पीरियड 20 या 30 मिनट से ओवर होना चाहिए, अबव होना चाहिए। ये नहीं कि 10 मिनट हमने रनिंग करी, वो इंडोरेंस इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, एक सेकंड विंड वाली कंडीशन आती है, ऑक्सीजन डेप्थ वाली कंडीशन आती है, वो सारी कंडीशन इसी में आती है इंडोरेंस में। चलिए कुछ सब हेडिंग है, अब उनकी बात करते हैं हम। हाइड्रेशन मींस, हाइड्रेशन वर्ड आपने सुना होगा। जैसे बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे आपने मैराथन रेस में भी देखा होगा, जो मैराथन में